नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर वीडियो में मैं इंडियन हिस्ट्री के एक पर्टिकुलर सेक्शन मॉडर्न हिस्ट्री का रिव्यू करूंगा। रिव्यू इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री के यूपीएससी मेंस में वेटेज कितने हैं, प्रीलिमिनरी में वेटेज कितना है और ये पर्टिकुलर सेक्शन का प्रिपरेशन आपको यूपीएससी में किस लेवल तक बेनिफिट दे सकता है। अगर हम रिसेंटली लास्ट 4 to 5 ईयर अगर हम बात करें यूपीएससी मेंस के ट्रेंड की जीएस पेपर 1 में, तो मॉडर्न हिस्ट्री का जीएस पेपर 1 में जो वेटेज आता है वो अराउंड 30 से लेकर 35 मार्क्स तक का पूछा जाता है। यानी 30 आपका मिनिमम है और 35 आपका मैक्सिमम है। कभी कभार कोई कोई एक पर्टिकुलर फाइनेंशियर है जिसमें देखा जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस अराउंड 40 मार्क्स तक के जा रहे हैं, ठीक है, अलग बात हो जाती है। लेकिन जो नॉर्मल ट्रेंड है मॉडर्न हिस्ट्री का यूपीएससी मेंस को लेकर, तो वो 30 से 35 मार्क्स तक का आता है। तो एक तो ये पॉइंट हुआ। अब दूसरा है कि अगर हम यूपीएससी प्रीलिमिनरी की बात करें तो यूपीएससी प्रीलिमिनरी में मॉडर्न हिस्ट्री का अराउंड कहा जा सकता है कि अगर हम लास्ट ईयर के यूपीएससी प्रीलिमिनरी की बात करें 24 की, तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से सीधे सीधे आपके 12 क्वेश्चन पूछे गए, यानी 10 to 12 क्वेश्चन पूछे गए। और 10 to 12 क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि मिनिमम 20 और मैक्सिमम 24 मार्क्स का वेटेज वहाँ पर आया है। लेकिन अगर हम लास्ट 3 ईयर का अगर हम यूपीएससी प्रीलिमिनरी का पेपर देखें तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का जो वेटेज है वो कंसिस्टेंट कम होता हुआ दिखाई दिया है। 21 में भी कम था, 22 में भी कम था, 23 में भी कम था, लेकिन 24 में कमीशन ने वापस से 10 to 12 क्वेश्चंस को वहाँ पर पूछा है। तो डेफिनेट एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन का प्रिपरेशन करने से हमको एडवांटेज अच्छे खासे मिलेंगे, यूपीएससी को ब्रेक थ्रू करने में हमको आसानी होगी। अब ये है कि अगर हम प्रीलिमिनरी के कंपैरिजन में अगर हम मेंस के तरफ अगर फोकस करें इस पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर, तो इसमें 30 to 35 मार्क्स का वेटेज हमको कंसिस्टेंट देखने को मिल रहा है। तो इसमें कोई मतलब ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि कन्फ्यूजन वाली बात नहीं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर करने के बाद हमें एडवांटेज एग्जाम में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा। अगर मान ली कि इन द केस अगर प्रीलिमिनरी में क्वेश्चंस कम भी आ जाता है, लेकिन मेंस में जो 30 to 35 मार्क्स का ट्रेंड है वो आपको बेनिफिट जरूर देता है। अब ये है कि अगर हम 35 मार्क्स मैक्सिमम मेंस का अगर हम काउंट करें और 12 क्वेश्चंस यानी 24 अगर हम प्रीलिमिनरी के हिसाब से काउंट करें कि भाई 10 से लेकर 12 सवाल पूछ रहे हैं, तो 20 मार्क्स आपके प्रीलिमिनरी में हो जा रहे हैं और 35 मार्क्स आपके मेंस में हो रहा है, तो इंक्लूडिंग दोनों को जोड़ा जाए तो 55 मार्क्स का वेटेज आ रहा है। अब ये है कि भाई ये पर्टिकुलर जो स्कोर है हम वो कैसे कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऐसे कौन से एरियाज़ हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिसको कवर करने से हमें इस पर्टिकुलर कहा जा सकता है कि टारगेट तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कहा जा सकता है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्टअप कहाँ से होता है, यानी इस पर्टिकुलर सेक्शन की शुरुआत कहाँ से हो रही है। और डेफिनेटली कहा जा सकता है कि 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, और उसके बाद का जो पोर्शन आता है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस आता है, जो 65 तक एप्लीकेबल होता है, एक सेक्शन आ जाता है। अब कैसा है दोस्तों कि अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री का ऑल ओवर अगर स्टार्टअप काउंट करते हैं तो स्टार्ट हम कहाँ से बोल सकते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को अपनी कॉलोनी डिक्लेयर किया, तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री का क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अब पॉइंट ये बनता है कि व्हेन डिड ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन डिक्लेयर इंडिया एज अ कॉलोनी। अब उसके लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक की तरफ जाना पड़ेगा। अब दोस्तों पैटर्न ऐसा था कि 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में एंट्री होती है। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मुलेशन ब्रिटेन की कहा जा सकता है कि सरकार ने किया, गवर्नमेंट ने किया, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा सकता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर एक्ट पास होता है, तो उस चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ कमर्शियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ तक एक चीज़ क्लियर है कि ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मुलेशन इस पॉइंट ऑफ से नहीं किया कि वो इंडिया को आगे चलकर कॉलोनी बनाएगा, ऐसा कहीं कोई एजेंडा नहीं था। क्योंकि कंपनी के चार्टर एक्ट में कंपनी का जो लीगल स्टेटस था वो कमर्शियल इंस्टीट्यूशन था। तो उसी पॉइंट ऑफ से कंपनी इंडिया में विजिट करती है या एक तरीके से एंटर करती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में एंट्री होती है, जब विजिट होता है, तो वो दौरान कहा जा सकता है इंडिया रूल्ड बाय द मुगल एम्परर, तो मुगल डायनेस्टी के थ्रू इंडिया के ऊपर कंट्रोल था। अब मुगल डायनेस्टी में खास करके देखा जाए तो उस दौरान जो एम्परर थे, कंटेम्प्रेरी जो एम्परर थे वो जहांगीर थे, और जहांगीर के ही टेन्योर में कंपनी आती, कंपनी जहांगीर से परमिशन मांगती है, जहांगीर परमिशन देते और कंपनी वहाँ से ट्रेडिंग शुरू कर देती है। अब कैसा है दोस्तों कि उस पर्टिकुलर सरकमटेंसेस में इंडिया में कुछ ऐसे कमर्शियल प्रोडक्ट्स है, कुछ ऐसे एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट है
जो काफ़ी ज़्यादा कहा जा सकता है यूरोपियन या दूसरे कंट्रीज़ के मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांडेबल थे, जिसकी मांग अमूमन कहा जा सकता है कि होल एंड सोल यूरोपियन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है। हमारे जैसे कहा जैसे स्पाइसेस हो गए या कॉटन हो गए, कॉटन से बने कपड़े हो गए, जूट हो गए, जूट से बने कपड़े हो गए, सिल्क या सिल्क से बने कपड़े, तो ये काफ़ी कुछ हद तक कहा जा सकता है कि यूरोपियन मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में डिमांडेबल थे। तो उसी के पॉइंट ऑफ से इंडिया कहा जा सकता है कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ के जो ट्रेडर थे उनके लिए इंडिया के एक डेस्टिनेशन बन गया जहाँ से वो कारोबार को लीड करना चाहते हैं। तो ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि जहांगीर के टेन्योर में कंपनी इंडिया में आती है, जहांगीर परमिशन देते हैं और कंपनी कारोबार करना शुरू कर दी है। अब एक पर्टिकुलर पीरियड तक आते आते कंपनी इंडिया में सिर्फ कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से बिहेव करती है, और ख़ास करके देखा जाए तो 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में पहला पॉलिटिकल स्ट्रगल होता है, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। तो कंपनी ने जो प्लासी की लड़ाई लड़ी थी, तो वो कहा जा सकता है कि बंगाल के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल करने के हिसाब से किया था। तो 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में पहला पॉलिटिकल स्ट्रगल बैटल ऑफ प्लासी, देन 1764 बैटल ऑफ बक्सर। तो एक पहली दो स्टेप आती है जहाँ पर कंपनी कंसिस्टेंट बैक टू बैक कहा जा सकता है कि दोनों लड़ाइयों में जीतती है। अब प्लासी की लड़ाई लड़ने के बाद या उसमें विक्ट्री के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरीके से बंगाल के ऊपर पार्शियल अपना कंट्रोल अप्लाई कर लिया, क्योंकि कैसा था दोस्तों कि प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी को जिसका सपोर्ट था वो था कहा जा सकता है कि सिराजुद्दौला का डिफेंस मिनिस्टर मीर जाफ़र का एक तरीके से बंगाल की गद्दी को टेक ओवर करना चाहता था या बंगाल की किंगशिप को लीड करना चाहता था। और जब कंपनी और सिराजुद्दौला के किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर जब डिस्प्यूट होते हैं, तो इसी चीज़ का एडवांटेज मीर जाफ़र उठाने की कोशिश करता है। और मीर जाफ़र एक तरीके से कहा जा सकता है कि कंपनी के साथ इंटरनल अलायंस करता है, और इसी अलायंस का रिजल्ट था कि 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लावी ने सिराजुद्दौला के अगेंस्ट बैटल ऑफ प्लासी लड़ी और उसमें वो लड़ाई जीत भी जाते हैं। तो ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि प्लासी की लड़ाई की विक्ट्री ने कंपनी को इंडिया में एक अच्छा खासा पॉलिटिकल एक्सपोजर दिया। इस लड़ाई के बाद कहा जा सकता है कि बंगाल के ऊपर सीधा कंट्रोल तो कंपनी का नहीं आता है, लेकिन ये था कि बंगाल की गद्दी पर बैठने वाला नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट से बैठ जाता है। तो यहीं पर कहा जा सकता है कि कंपनी किंग मेकर का रोल प्ले करना शुरू करती है, और मीर जाफ़र ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि उन्हीं सब सारे कमांड को फॉलो करता है जो कंपनी उसको क्या करती है, डायरेक्शन देती है। इसके बाद क्या कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं जिसकी वजह से मीर जाफ़र को रिप्लेस किया जाता है कासिम के थ्रू, और कासिम एक तरीके से जाफ़र से काफ़ी ज़्यादा कैपेबल था, एलिजिबल था, उसके अंदर गवर्नेंस करने की पोटेंशियल अच्छी थी। और कासिम ये बात अच्छे से जानता था कि अगर बंगाल को सही मायनों में अगर मुझे ऑटोनोमस तरीके से रूल करना है, तो यहाँ पर कंपनी का जो कंट्रोल है, जो इनडायरेक्टली जो पॉलिटिकल उसका इन्फ्लुएंस है, मुझे उसको कम करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसके बिहाफ में कहा जा सकता है कि मीर कासिम ने कुछ रिफॉर्म्स किए गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ से, या जैसे कहा जा सकता है कि ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ बंगाल फ्रॉम कहा जा सकता है मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, और डिफेंस के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, और एक तरीके से गन ब्रेकिंग मशीन्स गन वो डेवलप करता है, डिफेंस को मॉडर्नाइज करने की कोशिश करता है। तो इससे क्या हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एक पैनिक सा फैलता है। तो फाइनली कहा जा सकता है कि कंपनी ने कासिम को रिप्लेस किया, वापस से जाफ़र को अपॉइंट किया, और जब कासिम वहाँ से हटता है तो उसने अलायंस क्रिएट किया अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के साथ, एंड फाइनली ही लीड दी बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहा जा सकता है कि कंपनी मीर कासिम के अलायंस को डिफीट करती है, और फिर उसके बाद कहा जा सकता है कि रॉबर्ट क्लावी द गवर्नर बनकर आते हैं, और उन्होंने कहा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद फाइल की, और उसी इलाहाबाद की ट्रीटी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक तरीके से कहा जा सकता है कि बंगाल में ड्यूअल सिस्टम को अप्लाई किया। ड्यूअल सिस्टम यानी 1765 में एप्लीकेबल होता है और वो 1772 तक चलता है। ड्यूअल सिस्टम कैसा था कि एक ही टाइम में बंगाल इंक्लूडिंग बिहार उड़ीसा को रूल करने के लिए दो अलग अलग पॉलिटिकल पावर्स को रखे गए। अब बंगाल बिहार उड़ीसा का पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम था, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, वो दीवानी में लिस्टेड कर दिया गया, और गवर्नेंस, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब कहा जा सकता है कि निज़ामत में एप्लीकेबल कर दिया गया, लिस्टेड कर दिया गया। दीवानी जो सब्जेक्ट था उसके ऊपर पूरा कंट्रोल कंपनी ले लेती है, यानी बंगाल का पूरा फाइनेंस कंपनी के हाथ में आ जाता है। रेवेन्यू का कलेक्शन हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स का हो गया, अदर टैक्सेस के कलेक्शन हो गए, ये पूरा का पूरा कंपनी अपने लीगल कंट्रोल में ले लेती है। जबकि नवाब ड्यूअल सिस्टम में जो पहला नवाब बनता है नज़मुद्दौला, नज़मुद्दौला के बाद सैफुद्दौला, सैफुद्दौला के बाद मुबारकुद्दौला आता है। मुबारकुद्दौला वाज अ फाइनल नवाब ऑफ बंगाल।
तो अभी ड्यूअल सिस्टम में जो निज़ामत का हिस्सा होता था, जिसमें बंगाल का गवर्नेंस होगा, एजुकेशन होगा, जुडिशरी होगा, या एग्रीकल्चर होगा, हैंडीक्राफ्ट होगा, वो सब का सब डेवलप करने की या उसको मैनेज करने की जो अकाउंटेबिलिटी थी, वो रॉबर्ट क्लाइवी ने नवाब को एक तरीके से क्या कर दी, हैंड ओवर कर दी। यानी एक ही टाइम में कहा जा सकता है कि बंगाल को लीड करने के लिए दो अलग अलग पॉलिटिकल पावर होंगे, एक कंपनी होगी और दूसरा कहा जा सकता है कि नवाब होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल सिस्टम। अब 1765 में ड्यूअल सिस्टम अप्लाई होता है और फिर वो 1772 तक चलता है। लेकिन ड्यूअल सिस्टम में कैसा होता है दोस्तों कि कंपनी या कंपनी के जो भी ऑफिसर्स रहेंगे वो सिर्फ फोकस करते हैं रेवेन्यू के कलेक्शंस के ऊपर, टैक्सेशन के कलेक्शंस के ऊपर, और जिस पर्टिकुलर एरिया से कंपनी को रेवेन्यू आ रहा था वो था आपका एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट। तो डेफिनेटली इसको रिप्रमोट करना है, इसको रीडेवलप करना है, तो उसके लिए कहा जा सकता है कि एक स्पेसिफिक बजट जो नवाब को देना चाहिए था वो कंपनी के ऑफिसर्स ने या गवर्नर ने नवाब को नहीं दिया। इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंगाल की कोलैप्स होना शुरू हो जाती है, और फाइनली कहा जा सकता है कि 1772 तक आते आते कंपनी को बहुत बड़ा इकोनॉमिकल लॉस होता है। तो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि ड्यूअल सिस्टम का फेलियर होता है, और ड्यूअल सिस्टम के फेलियर की वजह से इकोनॉमिकली डैमेज भी कंपनी को होता है, तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि ब्रिटेन को भी डैमेज होगा। ऐसे सिचुएशन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को वापस से री एम्पावर करने के लिए ब्रिटेन से बेल आउट पैकेज की डिमांड की। ब्रिटेन की महारानी ने बेल आउट पैकेज दिया, लेकिन उन्होंने एक तरीके से सवाल पूछे कि भाई सारी की सारी मार्केट के ऊपर आपकी मोनोपोली है, आपने प्लासी को टेक ओवर कर लिया, बक्सर को एक तरीके से लीड किया, और पूरे के पूरे बंगाल मार्केट के ऊपर आपकी मोनोपोली है, ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है, तो इतने फेवरेबल सिचुएशन में भी आपको इकोनॉमिकल लॉसेस क्यों हो रहे हैं। तो फाइनली कहा जा सकता है कि एज अ आखिरी गवर्नर के रूप में अपॉइंट होते हैं वॉरेन हेस्टिंग टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड द इकोनॉमिकल क्राइसिस ऑफ बंगाल। तो वॉरेन हेस्टिंग एक गवर्नर के रूप में रिव्यू करते हैं कि ड्यूअल सिस्टम एक अकाउंटेबल फैक्टर था जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलता है। तो एज अ गवर्नर ही सजेस्टेड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू विड्रॉ द ड्यूअल सिस्टम, और फाइनली 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने ड्यूअल सिस्टम को क्या किया, विड्रॉ कर लिया। यानी ड्यूअल सिस्टम को विड्रॉ करने का मतलब है कि वॉरेन हेस्टिंग ने कहा कि अब दीवानी के साथ साथ कहा जा सकता है कि पूरे बंगाल का इंक्लूडिंग बिहार उड़ीसा का गवर्नेंस, या फिर कहा जा सकता है कि जुडिशरी या एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन सब के ऊपर अब आज से ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से क्या करेगी, लीड करेगी। यानी अब दीवानी के साथ साथ निजामत के एरिया के ऊपर भी कहा जा सकता है कि कंपनी का कंट्रोल हो जाता है। तो हम यहीं पे बोल सकते हैं कि 1772 कहा जा सकता है कि इंडिया बिकम द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जब कंपनी के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ने ड्यूअल सिस्टम विड्रॉ किया और पूरा दीवानी के साथ साथ पूरे निजामत के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया, तो बोलते हैं कि यहीं से इंडिया के कॉलोनियल एज की शुरुआत हो जाती है। लेकिन कैसा था दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबऑर्डिनेट थी, बनाने वाली इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी, तो कंपनी के डिसीजन फाइनल डिसीजन नहीं थे। फाइनली 1784 में पिट्स एक्ट रिलीज किया जाता है, यंगर पिट्स ने उसको बनाया था, और पिट्स एक्ट के थ्रू कहा जा सकता है कि ब्रिटेन ने ये कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी टेरेस्ट्रियल कंट्रोल इंडिया का किया है, तो उसके ऊपर जो गवर्नेंस या उसके ऊपर गवर्नेंस करने की जो लीगल अथॉरिटी है वो कंपनी की नहीं है, बल्कि वो क्या है, ब्रिटेन की है। तो ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि 1784 में हम कहा जा सकता है कि पिट्स एक्ट के थ्रू इंडिया लीगली कहा जा सकता है कि ब्रिटेन की कॉलोनी बन जाता है, और फाइनली कहा जा सकता है कि 1947 तक का देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री के स्टार्टअप पॉइंट की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्टअप हो जाता है 1772 व्हेन वॉरेन हेस्टिंग विथड्रॉ द ड्यूअल सिस्टम एंड ही कंट्रोल ओवर द गवर्नेंस अथॉरिटी ऑफ निजामत इंक्लूडिंग कहा जा सकता है कि दीवानी। तो 1772 से इंडिया के कॉलोनियल एज की शुरुआत होती है और वो 1947 तक हमको कंसिस्टेंट देखने को मिलता है। अब इसमें कैसा है कि 1784 के पिट्स एक्ट के थ्रू ब्रिटेन ने लीगली इंडिया को अपनी कॉलोनी डिक्लेयर कर दिया। अब कैसा है दोस्तों कि अगर हम पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का क्राइटेरिया देखें तो 1772 से लेकर आपका 1947 तक का देखने को मिलता है। इसमें 1857 का रिवोल्ट जो था वो एक तरीके से इंटरवल पीरियड था, यानी 1857 के रिवोल्ट के बाद पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का पैटर्न क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब 1772 से लेकर 1857 यानी 1857 के रिवोल्ट तक इंडिया के ऊपर ब्रिटेन का जो कंट्रोल था वो इनडायरेक्ट पैटर्न पे था, जिसको एक तरीके से बोलते हैं डी फैक्टो रूल, जिसमें कहा जा सकता है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कंपनी को डायरेक्शन दिया और कंपनी ने उसी डायरेक्शन के बेसिस पे इंडिया को रूल किया। इसी वे में गवर्नेंस एक्ट पास हो जाते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग पहला आ जाता है, उसके बाद 1784 का पिट्स एक्ट आता है, फिर 1793 का एक्ट आता है, फिर उसके बाद 1813, 33, 1853, तो ये सारे के सारे चार्टर एक्ट आते हैं जिसके बेसिस पे ब्रिटेन ने कंपनी को डायरेक्शन दिया, कंपनी ने उसी डायरेक्शन के बेसिस पे इंडिया को क्या किया, रूल आउट किया।
तो ये जो पहला हाफ है इंडिया के कॉलोनिज्म का, वो इनडायरेक्ट पैटर्न है जिसमें ब्रिटेन डायरेक्शन दे रहा है कंपनी को, कंपनी जो डायरेक्शन पे इंडिया को रूल आउट कर रही है। इसी फेस में गवर्नेंस की पॉलिसी आ जाती है, इसी फेस में इकोनॉमिक पॉलिसी आ जाती है। यानी अब ब्रिटेन कंपनी को डायरेक्शन देगा कि भाई आपके लैंड रेवेन्यू मॉडल कैसे होने चाहिए, आपका ट्रेड एंड कॉमर्स की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। तो इसी फेस में कहा जा सकता है कि ऑलमोस्ट जो पहला लैंड रेवेन्यू मॉडल वॉरेन हेस्टिंग बंगाल इंक्लूडिंग बिहार उड़ीसा में इंप्लीमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। तो 1772 में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आता है और वो 1790 तक चलता है। अब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में कई सारे लिमिटेशंस थे, उस लिमिटेशंस की वजह से 1790 में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम रिप्लेस हो जाता है परमानेंट सेटलमेंट से। तो परमानेंट सेटलमेंट को एग्जीक्यूट करने वाले थे, कहा जा सकता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा जा सकता है कि एक तरीके से सर जॉन शोर के डायरेक्शन के बेसिस पे, उनके सजेशन के बेसिस पे कहा जा सकता है कि परमानेंट सेटलमेंट को 1790 में इंट्रोड्यूस किया एट बंगाल बिहार उड़ीसा, और 1793 तक आते आते उसको परमानेंटली डिक्लेयर कर दिया गया। ये कहा जा सकता है कि 1947 तक बंगाल बिहार उड़ीसा के हिस्से में चलने वाला लगान का एक कंसिस्टेंट मॉडल रहेगा। इसके बाद कहा जा सकता है कि अलग एरिया में, जैसे बोल सकते हैं कि आपका वेस्टर्न यूपी की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, तो यहाँ पर लगान का जो सेकेंड मॉडल अप्लाई किया गया था वो महालवाड़ी था। और इसके अलावा बम्बई एंड मद्रास प्रेसिडेंसी में लगान का जो थर्ड मॉडल आता है, लैंड रेवेन्यू मॉडल का जो थर्ड मॉडल आता है उसको बोलते हैं रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू मॉडल। तो ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि गवर्नेंस पॉलिसी भी यहीं पर इंप्लीमेंट की जाती है, इकोनॉमिक पॉलिसी भी यहीं पर इंप्लीमेंट की जाती है, खास करके कहा जा सकता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड और खास करके देखा जाए तो लैंड रेवेन्यू मॉडल। अब इसमें कैसा था कि इंडिया से कंपनी को जितना भी इनकम आता था, उस इनकम का अराउंड 65% रेवेन्यू कलेक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर से या लैंड रेवेन्यू से था। इसलिए कंपनी एग्रीकल्चर को लेकर या लगान के मॉडल को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी, और जितना उन्होंने कोशिश किया कि हम मैक्स टू मैक्स कहा जा सकता है कि इंडिया से रेवेन्यू का कलेक्शन करेंगे अराउंड कहा जा सकता है कि लैंड रेवेन्यू मॉडल के थ्रू। इसलिए अलग अलग हिस्से में अलग अलग लगान के मॉडल अप्लाई किए गए, जिसके पीछे के मोटिवेशंस अलग थे, या कहा जा सकता है कि सिचुएशन अलग थी, जिसके अकॉर्डिंग वो मॉडल्स आ जाते हैं। और पैरेलली कंपनी ट्रेड एंड कॉमर्स पॉलिसी के ऊपर भी काम करती है, और ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि 1772 से लेकर 1947 के बीच में देखा जाए तो पूरी की पूरी ट्रेड एंड कॉमर्स पॉलिसी का 3 पैटर्न हमको देखने मिलता है। 1772 से लेकर 1813 तक जो ट्रेड एंड कॉमर्स पॉलिसी थी उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन या कमर्शलाइजेशन का पीरियड कहा जाता है, जिसमें कंपनी ने हर एक चीज़ को कमर्शलाइज करने की कोशिश की, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर को। फिर 1813 में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो जाता है ब्रिटेन में, और उसके बाद कहा जा सकता है कि ब्रिटेन की जब इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड एंड कॉमर्स पॉलिसी में भी बदलाव आ जाता है। तो 1813 से लेकर 1857 के बीच में जो ट्रेड एंड कॉमर्स पॉलिसी थी उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान में रखिएगा कि जो पीरियड ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन के पॉइंट ऑफ से। तो ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, रेवोल्यूशन होता है, तो फिर उसकी नीड और नेसेसिटीज बनती है, तो उसके अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि ब्रिटेन या कंपनी ने ट्रेड एंड कॉमर्स पॉलिसी इंडिया के रिगार्डिंग क्या की, चेंज की। और फिर कहा जा सकता है कि 1858 से लेकर 1947 ट्रेड एंड कॉमर्स पॉलिसी का आखिरी फेस आता है, जिसको बोलते हैं पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन। ये बोलते हैं ना कि इन तीनों फेज में, यानी पीरियड ऑफ कमर्शियलाइजेशन, पीरियड ऑफ कहा जा सकता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन, इसमें सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन होता है तीसरे फेज में, जिसको बोलते हैं पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो ये ऑल ओवर कहा जा सकता है कि कंपनी की या ब्रिटेन की इंडिया में कमर्शियल पॉलिसी थी। दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो गवर्नेंस पॉलिसी है वहाँ से यूपीएससी प्रीलिमिनरी में क्वेश्चंस हर साल आते हैं, वहीं से कहा जा सकता है कि मेंस के क्वेश्चन बनते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी में एक तो देखा जाए लैंड रेवेन्यू मॉडल, वहाँ से आपके यूपीएससी प्रीलिमिनरी और मेंस में क्वेश्चन बनते हैं। और तीसरा देखा जाए तो आपका ट्रेड एंड कॉमर्स पॉलिसी, तो उसमें भी कहा जा सकता है कि यूपीएससी मेंस के लिए क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। अगर आप लास्ट 5 ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे तो लास्ट 5 ईयर के पेपर में जो ट्रेड एंड कॉमर्स पॉलिसी, उससे एक आधा साल अल्टरनेट कहा जा सकता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स पॉलिसी के ऊपर कमीशन ने सवाल पूछे ही पूछे हैं। यानी अगर आप वाकई में मॉडर्न हिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं
तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि जो कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको किसी भी हाल में मत छोड़िए, उसके ऊपर अपना पूरा एक अप्रोच, पूरा आप कमांड डेवलप कीजिए। और खास करके देखा जाए तो एक तो ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ साथ देखा जाए तो लैंड रेवेन्यू मॉडल और उसके इम्पैक्ट को एनालिसिस कीजिए कि कंपनी ने जो भी कहा जा सकता है कि लगान के मॉडल, रेवेन्यू मॉडल इंडिया में इंप्लीमेंट किए तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ा, सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ा, इंडिया की पूरी ट्रेड एंड कॉमर्स पॉलिसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, और खास करके देखा जाए तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के ऊपर भी कैसा असर देखने को मिलता है। और ये सब चीज़ें एक तरीके से 1857 के रिवोल्ट के साथ कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम पीजेंट कम्युनिटी 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करती है, कुछ एक एरिया को छोड़ करके। तो ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि इसके इम्पैक्ट भी एनालिसिस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर पैरेलली कैसा होता है दोस्तों, इसी फेस में कंपनी जो है वो इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी को भी अप्लाई करती है। अब एजुकेशन पॉलिसी ऑलमोस्ट 1781 से कलकत्ता मदरसा को देखने को मिलता है। हालांकि कहा जा सकता है कि 1944 तक ब्रिटेन ने आखिरी एजुकेशन पॉलिसीज इंडिया में या कमीशन क्या किया, अपॉइंट किया। तो ऑलमोस्ट 1781 से लेकर 1944 तक कंसिस्टेंट ब्रिटेन इंडिया में एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात करेगा। लेकिन कैसा है दोस्तों कि यहाँ पर एजुकेशन डेवलप करने का जो एक पैटर्न था, उसके पीछे की जो लॉबी थी वो सब अलग अलग देखने को मिलती है। 1781 में कलकत्ता मदरसा इस्टेब्लिश किया, ऑब्जेक्टिव्स अलग था। इसके अलावा 1784 में एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल अप्लाई की, उसका ऑब्जेक्टिव्स अलग था। इसके अलावा कहा जा सकता है कि आपका फोर्ट विलियम कॉलेज इस्टेब्लिश किया, उसका ऑब्जेक्टिव्स अलग था। 1813 के इंडियन चार्टर एक्ट में ब्रिटेन ने पहली बार ये कहा कि हम इंडिया में एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए 1 लाख रुपए का बजट क्या करेंगे, अलॉट करेंगे। हालांकि प्रपोजल तो 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू आया, लेकिन इस प्रपोजल को एग्जीक्यूट करने का काम किया गया 1833 में, जब कहा जा सकता है कि विलियम बेंटिंग एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पर आते हैं। ही अपॉइंटेड कहा जा सकता है कि लॉर्ड मैकाले टू क्रिएट द स्पेसिफिक एजुकेशन मॉडल फॉर इंडिया, और यहीं पर कहा जा सकता है कि उन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकाले माइन्यूट को क्या क्या इंट्रोड्यूस किया। देन कहा जा सकता है कि 1854 का डिस्पैच आता है। उसके बाद कहा जा सकता है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट, ऐसे कई सारे कमिटी और कमीशंस ब्रिटेन फॉर्मुलेट करता है ताकि इंडिया में एक एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हो सके। इसके पीछे की उसकी जो लॉबी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था, अलग अलग था, और उन सब का कहा जा सकता है कि इम्पैक्ट भी इंडिया के ऊपर एक अलग लेवल पर देखने को मिलता है। तो ये कहा जाता है, कहा जा सकता है कि 1772 से लेकर 1857 के बीच का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है। और एजुकेशन पॉलिसी, इससे रिलेटेड प्रीलिमिनरी में भी क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड मेंस में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कहा जा सकता है इस सेक्शंस के ऊपर आपको अच्छा खासा कमांड, अच्छा खासा वर्कआउट करना चाहिए। इसके बाद कहा जा सकता है कि सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम की वेव आती है, जब आत्मीय सभा स्टैब्लिश होती है राजा राम मोहन राय की लीडरशिप में। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो सोशल रिफॉर्म की वेव होती है उसको भी एक तरीके से ब्रिटेन सपोर्ट करता है, और आगे चलकर आत्मीय सभा का कन्वर्जन ब्रह्म समाज में होता है। फिर उसके सब्सिडरी कहा जा सकता है थियोसोफिकल सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। उसके पैरेलली कहा जा सकता है कि डिप्रेस क्लास सोसाइटी के एम्पावरमेंट के लिए मानव धर्म सभा आती है, परमहंस मंडली आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे चलकर इंडिया का सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम बड़े लेवल पे जाता है जब आर्य समाज या विवेकानंद की आइडियोलॉजी, उसके बाद कहा जा सकता है कि पैरेलली महात्मा ज्योतिबा फुले की आइडियोलॉजी के ऊपर भी सवाल आते हैं। तो अभी ये साल अगर आप देखेंगे रिसेंटली जो आपका यूपीएससी मेंस हुआ है, तो उसमें महात्मा ज्योतिबा फुले के थ्रू लिखी गई किताबें, उन किताबों ने किस तरीके से सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम को बूस्ट किया, उसके ऊपर एक अच्छा खासा मेंस का क्वेश्चन आया जो अराउंड 15 मार्क्स का पूछा गया है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो पहला फेज देखते हैं, इस पहले फेज में ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि जो सेक्शंस आ रहे हैं, एक तो एक्सपांसन वाली पॉलिसी आ जाती है, बंगाल से लेकर कहा जा सकता है कि 1856 तक अवध एक्सपांसन किया जाता है। पैरेलली कहा जा सकता है कि गवर्नेंस का रिफॉर्म है, या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी है, या फिर एजुकेशन पॉलिसी है, सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम है। तो ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का पहले फेज के टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी प्रीलिमिनरी और यूपीएससी मेंस के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बराबर ना। यानी इस सेक्शन से आपको कहा जा सकता है कि प्रीलिमिनरी को भी में भी आपको एडवांटेज मिलेगा, और
डेफिनेटली कहा जा सकता है कि मेंस के लिए भी आपको बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा। तो आई सजेस्ट यू कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को जितना हो सकता है उतना इन डेप्थ कवर कीजिए, जितना हो सकता है उसका एनालिसिस कीजिए, और जितना हो सकता है इसके ऊपर आप अपनी राइटिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि आप एग्जाम होम से, हाउस से, क्लासरूम से जब बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि आपका चेहरा चमकेगा, क्योंकि आपने बेहतर वहां पर परफॉर्म किया होगा अगर ये सारे सेक्शंस आप कवर करते हैं तो दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का ये पहला जो सेक्शन था जो अराउंड पूरी मॉडर्न हिस्ट्री का 50% से लेकर 60% सिलेबस कवर करता है, इसको आपको हर हाल में वर्कआउट करना ही करना चाहिए, जो मैंने यहाँ पर आपको रिव्यू किए। दोस्तों अगले लेक्चर वीडियो में हम कहा जा सकता है 1857 से लेकर 1947 तक के पोर्शंस को हम रिव्यू करेंगे कि उसमें क्या टॉपिक है, उसमें क्या कौन से टॉपिक है जो प्रीलिमिनरी के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, मेंस के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, और हम उसको कैसे चेस करें, कैसे लीड करें, उसकी तैयारी कैसे करें, मैं अपने सेकेंड लेक्चर वीडियो में आप लोग के लिए डेफिनेटली मैं सेंड करूँगा। होप सो आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और मैं भी आपके प्रिपरेशन में मेरा ये लेक्चर रिव्यू आपको डेफिनेटली एक तरीके से क्या करेगा, मदद करेगा। तो वेट एंड वॉच, हम सेकंड वीडियो भी जरूर आपको अपलोड करके भेजेंगे और उसमें आपको हम 1858 से लेकर 1947 तक के मॉडर्न हिस्ट्री का हम रिव्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।